ये फ़ोटो है पैलियोलिथिक हंटर और गैदरस इम्पॉर्टेंट साइट की, जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। देखिए, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो तो यह आपके लिए खास इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हर एक जगह कौन से एरिया में सिचुएटेड है और वो किस रिवर के पास है, गॉर्ज के पास है, या फिर किस वाटर सोर्स के पास है, किस घाटी के पास है, यह याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें एक बार आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। वैसे इसके अलावा मैं आपको कुछ पीडीएफ या कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा दूंगा जिसमें इम्पोर्टेंट साइट दिए हुए हैं और वो किस स्टेट में है और उसके आसपास कौन सी से रिवर या कौन सी घाटी हैं, ये सारे डिटेल उसमें दिए हुए रहेंगे। फ़िलहाल आप इस फ़ोटो को हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इस फ़ोटो से आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं। द स्टोन इज द स्टोन एज इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 स्टेज। बोल रहा है स्टोन एज को 3 कालक्रम में बांटा गया या 3 स्टेज में बांटा गया है। फर्स्ट वन है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक के बाद जो ये तीनों स्टोन एज है, इसके बाद मेटेलिक एज स्टार्ट हो जाता है। मेटेलिक एज में आपको चैल्कोलिथिक और साथ ही दूसरे मेटेलिक स्ट्रक्चर, मतलब कॉपर युग, या फिर कह सकते हो ब्रोंज युग, ये सारे, या फिर उसके बाद आयरन एज, ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टोन एज की, तो पहले स्टोन एज को अच्छी तरह से देख लेते हैं। द वर्ड पैलियो मीन्स ओल्ड। पैलियो का मतलब हो गया ओल्ड और लिथिक का मतलब हो जाता है स्टोन, यानी कि वह दुनिया या वह श्रेणी काल की हमारे जो हिस्ट्री है उसके वह श्रेणी जिसमें हम ओल्ड स्टोन एज के बारे में जानते हैं, उस एज को हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज यानी कि ये सबसे बेसिक हो गया, या कह सकते हो कि ये सबसे पुरानी हिस्ट्री के सबसे पुरानी इन्हें काल के बारे में दिया हुआ है, हिस्ट्री के सबसे पुराने पीरियड के बारे में दिया हुआ गया है, जिसमें जो पीपुल्स थे, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो हंटर और गैदर्स थे, यानी वो शिकार करते थे। इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट डेट बैक अबाउट द 2 मिलियन ईयर एगो। बोल रहा है इंडिया में जो सेटलमेंट के जो साक्ष्य मिले हैं वो करीब 2 लाख वर्ष पहले मिले हैं। और उसी में एक काफ़ी फेमस जगह है जो कहा जाता है कि इंडिया में या इंडिया सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराने पैलियोलिथिक एज के जो साक्ष्य मिले हैं वह मिला है अथिरामपक्कम। अथिरामपक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है, यह सबसे इंडिया की सबसे पुरानी पैलियोलिथिक साइट है, जो करीब करीब 1.5 से लेकर 1.7 मिलियन ईगो, यानी कि लगभग 2 लाख वर्ष पहले के आसपास में कुछ से मिलेगा। 1.5 लाख या से लेके 1.7 यानी कि 1,70,000 साल पहले की ये बात की जा रही है। इसके बाद एक और जगह है इसामपुर। ये जो इसामपुर है ये कर्नाटका सेक्टर में मिला है। पहला दिया हुआ है अथिरामपक्कम जो तमिलनाडु में है, और दूसरा है इसामपुर जो कर्नाटका सेक्टर में है। इधर इसामपुर जो कर्नाटका सेक्टर में है, और ये करीब 1.2 मिलियन ईयर हो, यानी कि 1,20,000 साल पहले की ये साइट है। तो सबसे पुराना मेरा साइट हो गया तमिलनाडु का, उसके बाद मेरा दूसरा साइट हो गया कर्नाटका का। एज दिस साइट एनिमल फॉसिल्स एंड लार्ज कटिंग टूल्स इंक्लूडिंग द हैंड एक्स एंड द क्लेवर्स and other tools such as stone scrapers, choppers are made by the quartzite and limestone। बोल रहा है उस समय जो हम लोग, अब ये बात है कि हम लोगों को जो प्रूफ मिले हैं इसकी जांच कैसे हुई, इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं, या कैसे हम बोल सकते हैं कि ये उस ज़माने की ये पैलियोलिथिक साइट है। तो उस जगहों पर, ये 2 जगहों पर जो तमिलनाडु और कर्नाटका में दिया गया है, इन जगहों पर हमें एनिमल फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, एनिमल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ कटिंग टूल्स प्राप्त हुए हैं। वे औजार जो पुराने आदिमानव के द्वारा, हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा यूज किए जाते थे, लाइक दैट हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी हो गया, हाथ की कुल्हाड़ी। क्लेवर्स कह सकते हो, एक प्रकार का चाकू होता है, पत्थरों से बनी हुई एक चाकू होती है, जो जनरली हमारे एंसेस्टर्स जो थे, होमो सेपियंस जो थे, वे
जानवरों की खाल निकालने के लिए यूज करते थे या फिर लकड़ियों को काटने के लिए वो इस तरह के क्लेवर्स का यूज करते थे, एक बड़ी सी चाकू का यूज करते थे। इसके साथ साथ कुछ अदर टूल्स भी प्राप्त हुए हैं, जैसे स्टोन स्क्रैपर्स। स्टोन स्क्रैपर्स का प्रयोग किया जाता था। ये जनरली खुरचने वाली एक हथियार होती है, जिसका प्रयोग जनरली चाकू को या पत्थरों को रगड़ करके तेज करने में किया जाता था। और साथ ही साथ चॉपर का उपयोग मांस को काटने या लकड़ियों को काटने वाले हथियार बनाने के लिए यूज किया जाता था, जिसमें मांस को काटना या लकड़ियों को काटना था। उसके लिए एक बड़े से चाकू होती थी, जो पत्थरों का एक बड़ा सा चाकू होता था। और ये जो पत्थर जो हुए थे ये जो टूल्स हमें मिले हैं, ये जनरली क्वार्जाइट और लाइम स्टोन के बने हैं। और ये जो क्वार्जाइट होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोन होते हैं, काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी सहायता से, और लाइम स्टोन चूना पत्थर, जिसकी सहायता से ये हथियार बनाए जाते थे। दिस टूल वेयर यूज टू चॉप एनिमल मीट्स, डिग आउट ट्यूबर्स, scraps animal skin and cleaves animal bones to extract protein rich narrow। बोल रहा है ये जो टूल्स होते थे इनका उपयोग चॉप करने के लिए यानी कि काटने के लिए, कीमा करने के लिए किया जाता था मीट्स को। डिग आउट द ट्यूबर्स यानी कि जड़ कंद मूल को ज़मीन के अंदर से बाहर निकालने के लिए। स्क्रैप्स एनिमल स्किन जानवरों की स्किन को हटाने के लिए। और क्लेविस एनिमल बोन्स यानी कि जो मांस के अंदर जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर कुछ प्रोटीन रिच मिनरल्स पाए जाते हैं, तो जिसे तोड़ने के लिए यानी कि हड्डियों को तोड़ने के लिए और उसके अंदर के प्रोटीन को निकालने के लिए ये लोग उन पत्थरों का, उन हथियारों का यूज करते थे। फर्दर प्रोग्रेस इन हंटिंग एंड गैदरिंग वाज रिफ्लेक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ स्मॉलर स्टोन टूल्स। बोल रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे इनका विकास हुआ, हंटिंग और गैदर्स, जो ये लोग थे स्टार्टिंग के, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो हंटिंग और गैदर्स थे, इनका धीरे धीरे विकास हुआ। इन्होंने बड़े पत्थरों के बजाय अब छोटे स्मॉल स्टोन टूल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया। द मेन टाइप ऑफ स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग स्क्रैपर्स, बोरर्स एंड पॉइंट। इनके जो कुछ प्रमुख हथियार थे या कुछ प्रमुख औजार थे, जैसे स्क्रैपर्स जो जनरली कॉमन थे और सबसे ज़्यादा यूज किए जाते थे। जैसे स्क्रैपर्स का में मान सकते हैं आपकी पत्थरों को रगड़ने के लिए या खुरचने के लिए, तेज़ धार बनाने के लिए ये लोग स्क्रैपर्स का यूज करते थे। बोर्स यानी कि छेद करने के लिए, और पॉइंट्स किसी जगह को नोखीला बनाने के लिए, पॉइंट्स बनाने के लिए, नोक बनाने के लिए ये लोग कुछ स्पेसिफिक टाइप के औजारों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। These indicate improved efficiency in hunting by developing projectile which were tipped with sharp point। बोल रहा है इसके साथ साथ ये लोग कुछ ऐसे पत्थर भी बनाने लगे जिनके जो कोने थे, जिनमें कुछ शार्प पॉइंट बनाए गए थे, उसके जो टिप्ड होते हैं, उनके जो नोक होती है उसको काफ़ी शार्प बनाया गया था, उनको काफ़ी शार्प बनाया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने डेवलपिंग प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल का अर्थ तो ऐसे होता है प्रक्षेप, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि उन्होंने पत्थरों को फेंक कर मारने की कला भी सीखी थी। ये लकड़ी के कुछ हथियारों में वो पत्थरों को बांध करके आगे के सिरे को नोक बना देते थे, या लकड़ियों के अगले सिरे को नोक ही बना देते थे, उनके शार्प एज कर देते थे। और उस शार्प एज की सहायता से वो जानवरों को फेंक कर या जानवरों पर उन पत्थरों को फेंक कर जानवरों का शिकार करते थे, हंटिंग किया करते थे। लेटर ह्यूमन इन्वेंटेड द बोज एंड एरो। जैसे अभी हमने देखा था कि वो लोग जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने पत्थरों के या लकड़ियों की को शार्प एज बनाया और उसे फेंक करके प्रोजेक्टाइल मेथड से जानवरों को मारने की विधि सीखी, या कह सकते हो कि फेंक करके जानवरों को मारने की विधि सीखी। उसी के बाद धीरे धीरे उन्होंने बो एंड एरो यानी कि तीर धनुष का भी निर्माण करना सीख लिया, एज वेल एज पैरेलल साइड्स ऑफ ब्लेड एंड माइक्रो ब्लेड्स टूल मेड फ्रॉम रॉक विथ ग्लासी टेक्सचर्स। शार्प बोल रहा, ग्लासी टेक्सचर का मतलब हो गया कि एक ऐसा हथियार जिसके जो सरफेस होते थे वो बिल्कुल प्लेन स्मूथ होते थे, एकदम चिकने होते थे। इन्होंने पहले तो हथियार बनाना सीखा, हथियार बनाने के बाद उसके आगे के हिस्से को शार्प करके ना सीखा,
फिर शार्प ऑब्जेक्ट वाले हथियार से उन्होंने शिकार करना सीखा, और उसके बाद बो एंड एरो तीर धनुष बनाना सीखा। और इतना ही नहीं, जब इनके डेवलपमेंट हुआ और ज़्यादा इनके अंदर विकास हुआ, तो ये छोटे छोटे माइक्रो ब्लेड्स यानी कि बहुत छोटे आकार के टूल्स का भी इस्तेमाल करना ये लोग सीख गए थे। और ये जो छोटे आकार के जो टूल हुआ करते थे, जो पत्थरों से या जो जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे, वो काफ़ी ग्लासी टेक्सचर थे, यानी कि उनके जो सरफेस था वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन स्मूथ था, और साथ ही साथ वो शार्प ऑब्जेक्ट थे, काफ़ी ज़्यादा उसकी जो एज थी वो शार्प थी, जिससे कोई भी काम करना काफ़ी आसान होता था। दे आल्सो हंट अ स्मॉल गेम्स एनिमल मोरेवर द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। बोल रहा है इस पत्थरों की सहायता से वो छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने इन्हें आसान हो गया, छोटे छोटे जानवरों को भी आसानी से शिकार कर सकते थे। इसके बाद मोरेवर देयर डेवलपमेंट सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन डेकोरेट द वॉल केव एंड रॉक सेल्डर विथ पेंटिंग्स एंड यूज द पिगमेंट टू डेकोरेट देयर बॉडीज। इन पत्थरों के विकास के साथ साथ इन्होंने कलाकृति भी सीख ली थी, रंग बनाना, रंगों के साथ खेलना, सजाना, ये सब कलाकृतियाँ भी ये लोग धीरे धीरे सीख चुके थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि वो लोग डेवलप कर चुके, उनके अंदर जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने सिंबॉलिक कम्युनिकेशन को डेवलप किया, यानी कि एक दूसरे से बात करने के लिए वो सिंबल का प्रयोग करते थे, किसी आकृति का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ डेकोरेट करने के लिए वाल को, केव को, जो अंदर जो गुफाएं होती थी जहां वो रहते थे, उनके दीवारों को उन्होंने पेंट करना सीखा, उन पर कलरिंग करना सीखा। रॉक शेल्टर को वो पेंट किया करते थे, और साथ ही साथ पिगमेंट जो छोटे छोटे जो पिगमेंट हुआ करते थे, छोटे छोटे जो पिगमेंट हुआ करते थे, उसकी सहायता से वो बॉडीज़ को, मतलब पिगमेंट कहिए कि रंगों के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, अलग अलग रंगों के छोटे छोटे उन्हें पैकेट बनाते थे, और उन रंगों से वो अपने बॉडीज़ को या वाल को वो पेंट करना सीख लिया था, उन्होंने डेकोरेट करना शुरू कर दिया था अपने बॉडीज़ के ऊपर, अपने वाल के ऊपर, अपने केव की इंटरनली वाल पर, या जहाँ वो लोग रहते थे उस एरिया को लोग पेंट करते थे इन एडिशनली। और साथ ही साथ यह भी कहा गया था, हम यह भी, और इन सब के कारण से हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे, जो उन्होंने पहली बार फर्स्ट टू प्रोड्यूस बियर्ड्स ऑफ स्टोन्स बोन एंड सेल, इन्होंने मोतियां बनाने का काम शुरू किया। मोतियां, ये लोग डेकोरेशन के लिए मोती बनाते थे, और ये मोती पत्थरों को तराश कर बनाई जाती थी, बोन्स जानवरों की हड्डियों से बनाई जाती थी, सेल, सीप और शंखों की ही सहायता से ये लोग मोतियां बनाने की कला को भी ये लोगों ने सीख लिया था। और उस समय वैसे कोई धारदार हथियार नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें वो पत्थरों के औजार से ही करते थे, पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से ही वो ये सारे काम करते थे। डिस्टिंक्टिव टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्टोन टूल्स थे, उनका वो लोग प्रयोग करना सीख चुके थे। और वैसे स्टोन टूल्स को जो बिल्कुल अलग प्रकार थे, उनके आकार कभी छोटे थे, काफ़ी छोटे हुआ करते थे, और काफ़ी सूक्ष्म कामों को करने के लिए काम करते थे। बोल रहा है उन टूलों का प्रयोग ये लोग बोरिन और इनग्रेव्ड करते थे, यानी कि किसी जगह पर बरीन खोदने के रूप में, या पत्थरों के उकेरने के रूप में, किसी स्ट्रक्चर को उकेरने के रूप में, और इनग्रेव यानी कि उसके ऊपर कुछ आकृति बनाने के लिए, या फिर कुछ पेंटिंग बनाने के लिए, कुछ लिखने के ये लोग प्रयोग करते थे। और इन सब चीज़ों के लिए वो काफ़ी छोटे छोटे टूल्स का यूज़ किया करते थे। was also used to engrave the symbolic feature on bone on cell such as ostrich। ये लोग अपने समय में वहाँ लिखावट की पद्धति, लगभग समझ लीजिए कि उस टाइम में इनके लिखने की पद्धति का थोड़ा थोड़ा विकास हुआ था, लेकिन ये लिखना नहीं, ऐसे वो कलाकृति करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए वो ज़्यादा उसका यूज़ किया करते थे, छोटे छोटे टूल्स का यूज़ करते थे। और इन टूल्स की सहायता से वो बोन्स पर, हड्डियों पर, या फिर जो सेल्स होते हैं, शंख होते हैं, उन, या जैसे ऑस्ट्रिच के अंडे होते हैं, तो उन्हें के ऊपर उसे उकेरने के लिए, उसे निकालने के लिए, या छोटे छोटे टूल का भी इस्तेमाल ये लोग करने के लिए सीख चुके थे। अब इसके साथ होता क्या था कि द माइक्रो ब्लेड्स वायर फिक्स्ड इन द हैंडल ऑफ फॉर द इजी यूज। ये लोग जो छोटे छोटे जो ब्लेड्स होते थे, जो पत्थरों से या हड्डियों से जो छोटे छोटे ब्लेड्स होते थे, उन्हें लकड़ी के हैंडल पर अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता था, या कह सकते हो कि उनमें हैंडल बना दिया जाता था, ताकि उसे आसानी से पकड़ करके यूज किया जा सकता है।
अब सबसे रोचक बात यह है कि जहाँ हम लोग पुराने एज के बारे में पढ़ रहे थे, ये जो टूल्स थे, जो डेवलप्ड टूल थे, इनका जो प्रयोग था वो जनरली होमो सेपियंस के द्वारा किया गया था। दिस डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विथ आवर इमीडिएट एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे जो तत्कालीन जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, होमो सेपियंस थे, होमो सेपियंस, immediate ancestors, Homo sapien who gradually spread all over the world, indicating Australia and America between 50,000 to 12,000 ईयर अगो। बोला ये जो टूल्स, अब कहा जाता है कि ये जो टूल्स जो हम लोगों ने देखा, जो डेवलप्ड टूल्स था, जो काफ़ी छोटे कामों के लिए प्रयोग किए जाते थे, कहा जाता है कि इन टूल्स का प्रयोग जो था वो होमो सेपियंस के द्वारा किया गया था। होमो सेपियंस जो बिल्कुल हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा किया गया था, ना कि पुराने पूर्वजों के द्वारा। होमो सेपियंस के द्वारा किया गया था। और ये जो होमो सेपियंस थे वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैलने लगे। इनके जो टूल्स थे वो ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका के बीच सभी जगहों पर मिले हैं। तो इसलिए हम भी कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे होमो सेपियन, वो अब अफ्रीका से निकल करके ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे फैल चुके थे। और यह क्रम करीब 50,000 से लेकर के 12,000 साल पहले तक चला। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, मिसोलिथिक हंटर एंड गैदर्स। बोल रहा है मिसोलिथिक एज में, पहले हम लोगों ने देखा था पैलियोलिथिक एज में हंटर्स और गैदर्स की लाइफ स्टाइल कैसी थी, कैसे वे छोटे छोटे पत्थरों से बनाने उन्होंने सीखा। पहले बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद शार्प एज वाले छोटे पत्थरों को बनाना उन्होंने सीखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेसोलिथिक के पीपुल्स जो हंटर्स और गैदरर्स कहलाते थे। मेसोलिथिक तक, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में जो हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे उन्हें हंटर्स और गैदर्स ही कहा गया था। लेकिन नियोलिथिक में उनका लाइफ एक एग्रीकल्चर लाइफ में बदल गया था, इसलिए वहाँ से हम न्यू हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं मेसोलिथिक के बारे में। अराउंड 12,000 ईयर एगो, 12,000 साल पहले की बात किया जा रहा है। अर्थ क्लाइमेट बिकम द वार्मर लैंडिंग टू द सिग्निफिकेंट चेंज इन द इन्वायरमेंट। हमारा जो अर्थ था उसका क्लाइमेट धीरे धीरे अब बढ़ने लगा, उसकी क्लाइमेट अब धीरे धीरे गर्म होने लगी। गर्म होने के साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म हुआ तो कुछ ऐसे जगह थे जो नए तरीके से वहाँ उभरने शुरू किए, नए लैंड मास आना शुरू हो गए। फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड वेर एक्सपेंडेड इनटू द एरिया दैट वेयर प्रीवियसली कवर्ड बाय आइस शीट। पहले जो एरिया बर्फ से ढकी हुई रहती थी वो अब धीरे धीरे नए नए घास के मैदान या फॉरेस्ट जंगलों में बदलने लगे। द न्यू लैंडस्केप ऑफर्ड अ वाइडर वेराइटी ऑफ रिसोर्स। अब जैसे जैसे नई लैंड आने लगे, नई जमीन होने लगे, हमारे एंसेस्टर्स के पास रिसोर्स और ज़्यादा बढ़ने लगे। बोल रहा है वैरायटी ऑफ रिसोर्स, यानी कि बहुत अत्यधिक तरीके के रिसोर्स का भी उदय होने लगा था, इस रिसोर्स भी आने लगे थे। जैसे एग्जांपल के लिए इंक्लूडिंग अ स्मॉल गेम एनिमल्स, यानी कि छोटे छोटे जानवर होते हैं जो फिश एंड इडेबल वाइल्ड ग्रेन, यानी कि जो जंगली दाने या खाने लायक जो ही वस्तु होती है जो जंगलों में जनरली उगाई जाती थी। क्योंकि पहले हमारे एंसेस्टर्स को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे उनका विकास हुआ उन्होंने जंगली भोजन को अपनाना शुरू किया और उसे फिर उसकी फार्मिंग स्टार्ट कर दी। तो स्टार्टिंग में ये सारे जो वो जंगल से ही उन्हें प्राप्त होता था, इसलिए उसे हम वाइल्ड ग्रेन्स कहा था। Thus the world witnessed the first ever population explosion in the human history। और ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक विटनेस कहलाया कि हमारा जो वर्ल्ड है वो विटनेस कहलाया है किस चीज़ का, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन का, यानी कि बहुत तेज़ी से जनसंख्या में विकास हुआ है। हमारे जो एंसेस्टर थे उनका विकास बहुत तेज़ी से हुआ। पहले एक सीमित जगह में रहते थे, पैलियोलिथिक एज में सीमित जगह में रहते थे, और साथ ही साथ धीरे धीरे उन्होंने हथियार बनाना सीखा। लेकिन मेसोलिथिक एज में अब नई ज़मीन उगने लगे, नए रिसोर्स होने लगे,
तो इनका विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ, इनका डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हुआ और धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। पूरी पृथ्वी पर इनका कह सकते हो कि पूरी पृथ्वी पर इनकी बस्तियां बननी शुरू होने लगी थी। A variety of the macrolithic tools enabled the people gathered aquatic food, both marine and freshwater, and fishing was the mainstay of their the subsistence economy। बोल रहा है जैसे जैसे इनका विकास हुआ था, हमारे जो एंसेस्टर थे, जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, उनके सोचने की क्षमता का विकास हुआ और साथ ही साथ उन्होंने अपने टूल्स, अपने औजारों का भी डेवलपमेंट किया। तो ऐसे ही एक टूल्स के बारे में बोला रहा है, मैक्रोलिथिक टूल्स, जो पत्थरों से बनाई जाती थी, ऐसे टूल्स का उन्होंने विकास किया जो काफ़ी शार्प होते थे और वो उनके एज काफ़ी शाइनी सरफेस और शार्प होते थे। और ऐसे टूल्स की सहायता से उन्होंने उन्हें फूड, जानवरों को या कह सकते हो फूड को कलेक्ट करने के लिए उन्हें काफ़ी आसानी होने लगी। स्पेशली एक्वेटिक फूड, यानी कि पानी में रहने वाले जानवरों को वो आसानी से इसकी सहायता से पकड़ सकते थे। बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, समुद्र में रहने वाली मछलियों को भी और साथ ही साथ नदी में पाई जाने वाली मछलियों को भी वो आसानी से इन माइक्रोलिथिक टूल की सहायता से वो पकड़ने में इन्हें आसानी होने लगे या उन्हें पकड़ने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि एक समय ऐसा आया कि इन हमारे एंसेस्टर्स का जो मेसोलिथिक एज में हुआ करते थे, उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन कहो या उनका जो मेन व्यवसाय कहो, मेन उनकी इकोनॉमी का यहाँ दिया गया है कि मेंसेस देयर द सब्सटेंस, यानी इकोनॉमी, यानी कि उनके जीवन का आधार ही मछली पकड़ना हो गया। वो जानवरों का शिकार कम करते थे और मछलियों का शिकार ज़्यादा करने लगे, क्योंकि उनके पास एडवांस टूल हो गए थे, तो उन्हें मछली पकड़ना ज़्यादा आसान लगने लगा। Art activity also flourished during this time. A new habitat such as the cave and the rock shelter were frequently occupied। बोल रहा है मेसोलिथिक एज में आर्ट एक्टिविटी भी दिखने लगी या उनमें भी निखर आने लगा। लोगों का जो प्रेम था या कहिए कि लोग आर्ट के प्रति कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो गए मेसोलिथिक एज में। और इसका प्रमाण जो मिलता है कि रॉक शेल्टर, उस ज़माने में जहाँ वे रहते थे, ऑक्युपाइड, वे फ्रीक्वेंटली ऑक्युपाइड मतलब जहाँ वो रॉक शेल्टर में रहते थे, चट्टानों में रहते थे, उनके अंदर वो पेंटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे। उसके साक्ष्य मिले हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड की सबसे पुरानी हेरिटेज साइट, भारत की सबसे पुरानी हेरिटेज साइट में भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश हमें मिला है, जहाँ कहा गया है या वहाँ देखा जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ पेंटेड रॉक शेल्टर विथ मेसोलिथिक एंड एर्लियर ह्यूमन ऑक्यूपेशन। बोल रहा है जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पेंटेड रॉक मतलब छोटे छोटे पत्थरों पर चित्रें बनाई गई हैं, पेंटिंग की गई है। और ये सारी जो पेंटिंग है ये इस बात ये बताती है कि ये सारी की सारी गुफाएं, ये पेंटिंग, ये सारी मेसोलिथिक एज से जुड़ी है। हमारे जो अर्लियर ह्यूमन हुआ करते थे, मेसोलिथिक एज के जो ह्यूमन हुआ करते थे, उनसे जुड़े हुए हैं। वो वहाँ रहते थे और अपने घरों में, अपने दीवालों पर, रॉक शेल्टर केव में पेंटिंग करते थे। द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नियोलिथिक एज में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए और कैसे पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज से यह बिल्कुल अलग हुआ। एज हंटर गैदर्स गेन द एडिक्वेट फेमिलियर विथ सीजन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड रिसोर्स, they were gradually transition to a food producing way of life as also known as the Neolithic Revolution। कह रहा है कि जैसे पहले के जो लोग थे वो हंटर और गैदर हुआ करते थे, यानी कि शिकारी और संग्रह करता हुआ थे, उन्हें फूड प्रोड्यूस करना नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे वो फैमिलियर होने लगे, सीज़न के साथ मौसमी परिवर्तन को समझने लगे और साथ ही साथ डिफरेंट फूड रिसोर्स को भी वो समझने लगे कि किस मौसम में कौन सा फूड रिसोर्स मिलता है, किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, कौन सी फसल खाने योग्य है। और इतना ही नहीं, वो साथ ही साथ उन फसलों को उपजाने के तरीके भी सीखने लगे थे। देयर वेयर द ग्रेजुअल ट्रांसिशन टू द फूड प्रोड्यूसिंग वे ऑफ द लाइफ। और जैसे जैसे उन लोगों में ये विकास होने लगा, रिसोर्स को यूज करने की क्षमता का विकास होने लगा, रिसोर्स को यूज करना उन्हें आया। वो जो पहले हंटर और गैदरर हुए करते थे वो लास्ट में
फूड प्रोड्यूसर बन गए, फूड प्रोड्यूसिंग वे लाइफ बना अपना लिया, यानी कि वो फूड प्रोड्यूस करने लगे, खाद्य उत्पादक बन गए, खाद्य संग्राहक से वो खाद्य उत्पादक बन गए थे। और ऐसे ही और इसी कारण से इस एज को नियोलिथिक रिवॉल्यूशनरी एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नियोलिथिक एज में जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव हुआ करते थे, वो धीरे धीरे बस्तियां बनाने लगे, सेटलमेंट उनमें होने लगी। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आ सकता है कि सेटलमेंट किस एज में शुरू हुआ था, किस एज के पीरियड में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सेटल होने लगे, एक जगह रहने लगे, बसने लगे। तो उनका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज में हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा बस्तियां बनाई जाने लगी, वो एकजुट होने लगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को उन्होंने सुधार किया था और फूड प्रोड्यूस करना भी उन्होंने सीख लिया था। और इस एज की पहचान की अगर बात करते हैं तो इस एज को इसी चीज़ से पहचाना जाता है कि उनमें सेटलमेंट आ गया था। देखिए लिखा हुआ है, द होल मार्क ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्ट एनिमल एंड प्लांट। बोल रहा है इस नियोलिथिक एज की पहचान ही यही है, द होल मार्क, इस पहचान ही यही है कि इस समय में वो डोमेस्टिकेशन होने लगे, यानी कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, जानवरों के साथ साथ वो एनिमल और प्लांट, जानवरों के साथ साथ प्लांट स्पीसीज को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में करना सीख लिया था। ब्रिंगिंग देम द अंडर द ह्यूमन कंट्रोल, वो अपने ह्यूमन के अंदर कंट्रोल में आ गए थे। किस जानवरों को कैसे पालना है, किस मौसम में कौन सी फसल उपजानी है, कैसे उसे बचा करके रखना है, इन सब पर उनका कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा था। एंड द डेवलप अ न्यू ब्रीड थ्रू द कल्टिवेशन एंड हस्बेंड्री, और अब एक नए प्रकार के कह सकते हैं में मानव सभ्यता का जन्म हो गया था। एक नए प्रकार की सभ्यता का जन्म हुआ था। और ये सभ्यता कह सकते हो कि कल्टीवेशन और हस्बेंड्री के थ्रू, कल्टीवेशन यानी कि वो खेती और पशुपालन के थ्रू, इनमें एक नए तरीके के कल्चर का उदय हो चुका था। While hunter-gatherer produced the tools for procuring food, Neolithic farmers made tools for food producing and processing। बोल रहा है कि while जब हंटर्स और गैदर्स हुआ करते थे, हंटर और गैदर्स यानी कि नियोलिथिक और मेसोलिथिक एज की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय के हंटर्स और गैदर्स जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, वो हथियार बनाते थे फूड प्रोक्योरिंग करने के लिए, यानी कि फूड को खोजने के लिए, फूड को प्राप्त करने के लिए, शिकार करने के लिए। लेकिन इन द नियोलिथिक टाइम में हमारे एंसेस्टर्स को फार्मर ग्रुप कहा जाने लगा। ये फार्मर जो थे, ये जो नियोलिथिक एज के जो हमारे एंसेस्टर थे, वो हथियार बनाते थे फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग करने के लिए। फूड को प्रोड्यूस करने के लिए नियोलिथिक एज में हथियार बनाया जाने लगा, जैसे फसलों की कटाई के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, उन्हें पालने के लिए, पेड़ पौधों को काटने के लिए, ज़मीन के अंदर से कंदमूल निकालने के लिए, मिट्टी को खेती युक्त बनाने के लिए वैसे औजार बनाए जाने लगे थे। एंड डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ द earthenware potteries इन द वेरियस शेप एंड साइज। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी सीखा था कि उन्होंने मिट्टी के घड़े और अलग अलग मिट्टी के घड़े या मिट्टी के बर्तन बनाना भी उन्होंने सीख लिया। इसी समय में वे मिट्टी के घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाने भी ये लोग सीख चुके थे या बनाना शुरू कर दिए थे। और ये प्रूफ देता है कि नियोलिथिक एज में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ था। जो लोग हंटर और गैदरर हुआ करते थे, शिकारी करता और संग्रहक हुआ करते थे, अब वो फूड प्रोड्यूसर हो गए थे, खाद्य उत्पादक हो गए थे। वो एक जगह रहना शुरू कर दिए थे और बर्तन की सहायता से, औजारों की सहायता से एक जगह रह करके, बस्ती बना करके, सेटल होकर के वो खेती करते थे, फूड उपजाते थे। दे यूटिलाइज सेवरल रॉ मटेरियल एंड रिसोर्स एंड एस्टैब्लिश द फर्स्ट विलेज सेटलमेंट, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अर्बन रिवोल्यूशन। बोल रहा है कि उन्हें यूटिलाइज करने आ गया, उन्हें रॉ मटेरियल और रिसोर्स को यूज किए करने उन्होंने सीख लिया था कि कैसे रॉ मटेरियल को और रिसोर्स को यूज किया जा सकता है, लाइफ में यूज किया जा सकता है, एक बेटर सेटलमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। और जैसे जैसे उन्होंने
ये सेटलमेंट सीखा, रॉ मटेरियल का यूज सीखा, न्यू न्यू रिसोर्स का यूज सीखा, वैसे वैसे इनकी विलेज बनना शुरू हो गई, इनकी बस्तियां बननी शुरू हो गई। और इन्होंने कह सकते हो कि और ये जो सीजन था, ये जो पीरियड था, वो फाउंडेशन था, बिल्कुल बेसिक था, फाउंडेशन ऑफ द अर्बन रिवॉल्यूशन। एक शहरी सभ्यता की बिल्कुल बेसिक नीड यहाँ से शुरू हो हुई थी हमारे नियोलिथिक एज में। इन शॉर्ट फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या कहा गया रहा है इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में कहा गया है कि जो हमारे जो नियोलिथिक के जो पूर्वज हुआ करते थे, नियोलिथिक में जो एंसेस्टर्स हुए थे, पहले उन्हें मौसम का ज्ञान अच्छी तरीके से हुआ। मौसम के ज्ञान के साथ साथ उन्होंने फूड रिसोर्स का भी अच्छी तरीके से ज्ञान हुआ कि कैसे वो हर एक मौसम में कौन से फूड उपजाए जा सकते हैं। इसकी सहायता से जो हंटर और गैदरर्स ग्रुप थे वो प्रोड्यूसिंग ग्रुप बन गए, यानी कि खाद्य उत्पादक ग्रुप बन गए। खाद्य उत्पादक लोगों में इनकी गिनती होने लगी नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में खाद्य का उत्पादन शुरू कर दिया गया लोग मानवों के द्वारा, हमारे एंसेस्टर के द्वारा, और यही था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहलाया। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की पहचान कैसे की जा सकती है, तो इसकी पहचान का एकमात्र बेस्ट तरीका है कि जिस समय लोगों ने फसल को उपजाना शुरू कर दिया, बस्तियां बनानी शुरू कर दी, और जानवरों को और साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन यानी कि कुछ एनिमल और प्लांट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, उन पर मानव का कुछ विशेष कह सकते हो प्रभाव हो गया। वो समय के अनुसार फसलों को उपजाते थे, जानवरों को अपने बस में रखते थे, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो, जानवर गाय हो गए, भैंस हो गए, दूध देने वाले जानवर हो गए, इन सबको अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर दिया। और यही पहचान हुई थी नियोलिथिक रिवॉल्यूशनरी एज की। साथ ही साथ कहा जाता है कि इसमें और ये भी कहा गया है कि जो हमारे जो गैदर्स जो हुआ करते थे, हंटर और गैदर्स हुए थे, जब वे हथियार बनाते थे तो वो शिकार प्राप्त करने के लिए या शिकार करने के लिए हथियार बनाते थे। लेकिन नियोलिथिक एज में जो हमारे जो पूर्वज हुए थे, नियोलिथिक एज में हमारे जो एंसेस्टर हुआ थे, वे हथियार बनाते थे फसल को उपजाने के लिए, फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए नहीं, उसका शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि वो फसल को उपजाते थे, खेती करते थे, उसके लिए उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करते हैं अर्थनवेयर पॉट की, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की, तो ये नियोलिथिक रिवॉल्यूशनरी एज में ही कह सकते हो कि उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग करना सीखा, मिट्टी के बर्तनों को बनाना सीखा, और उसका प्रयोग फूड को कलेक्ट करने में, फूड प्रोड्यूस करने में, फूड को बनाने के लिए और फूड को कलेक्ट करने में उनका इस्तेमाल किया जाने लगा था। और ये सारी जो चेंजिंग हुई हमारे नियोलिथिक एज में, ये बेसिक फाउंडेशन कहलाया अर्बन रिवॉल्यूशन का, यानी कि एक शहरी सभ्यता की बेसिक फाउंडेशन नींव कहलाई थी। चलिए, दिया गया था चार्ट फिगर 4.14 बोल रहा है। इसके बाद एक फिगर है, उस फिगर में ये अभी 4.13 का एक फिगर है, और इसके बाद 4.14 का एक फिगर दिया गया है। बोला इस फिगर में हम आसानी से देख सकते हैं कि देश के विभिन्न एरिया में किस समय में पैलियोलिथिक एज या फिर जो एडवांस नियोलिथिक एज के जो हमारे एंसेस्टर्स हुए थे, या उनके जगह पर किस समय में खेती करना स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे हुई थी, ये सारे एक स्केल पर दिया गया है ताकि उसे समझने में आसानी हो सके। एक फिगर के माध्यम से वहाँ समझाया गया है। द चार्ट 4.14 इलिस्ट्रेट the gradual shift from hunting and the gathers to agriculture way of life across the different region of the world। बोल रहा है कि डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि देश के अलग अलग जगहों पर, पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पर, विश्व के अलग अलग जगहों पर किस समय लोग हंटर और गैदर से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो गए, इसके बारे में एक फिगर दिया हुआ, एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें हाईलाइट भी किया गया, इट इज ऑल्सो हाईलाइट दैट दिस transition did not occur at the same time everywhere but took place at the different period in the different area। बोल रहा है देश के अलग अलग भागों में ये जो फोटो दिया गया है, इसमें यह भी बताया गया है कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ, जो मेसोलिथिक में या ये नियोलिथिक एज में जो डेवलपमेंट हुआ था, वो पूरी देश में हुआ, पूरी कंट्री में हुआ, विश्व के हर एक कोने में हुआ, लेकिन किन सब जगहों पर अलग अलग समय में हुआ। यह भी बात वहाँ बताई गई है कि कुछ कंट्रीज़ के कुछ हिस्से में पहले हुआ, देश के कुछ हिस्से में पहले
उनका डेवलपमेंट हुआ था, सिविलाइजेशन पहले बनी और कुछ देशों में सिविलाइजेशन धीरे धीरे या बाद में बनी। ये एक चार्ट के द्वारा अच्छी तरह से समझाया गया है। चलिए एक बार इस चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इस इमेज को देखते हैं। ये जो इमेज है ये सबसे पहला इमेज दिया गया वेस्ट अफ्रीका की। वेस्ट अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि अफ्रीका में जो सबसे पहले हमारे जो पूर्वज हुए थे, हमारे जो एंसेस्टर हुए थे, उनका जन्म अफ्रीका में हुआ था। तो वेस्ट अफ्रीका में बात करते हैं करीब 10,000 पहले वहाँ पोएट्री के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वहाँ पर लोग मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने के सबूत मिले हैं कि 10,000 साल पहले मिट्टी का पोएट्री का साक्ष्य मिला है। वहीं 5,000 वर्ष पहले अफ्रीका में 5,000 वर्ष पहले लिवली स्टॉक यानी कि अब सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिलने लगे। मिट्टी के घर, जानवरों के साथ फैमिलियर बिहेवियर, कल्टीवेशन करना, और इतना ही नहीं, कल्टीवेशन किए गए अनाजों के प्रूफ भी मिले हैं, है ना। तो ये प्रूफ ये बताती है कि जो अफ्रीका में 5,000 साल पहले बस्ती बनने का निर्माण हुआ था। उसके बाद आता है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो करीब 1,500 साल पहले 1 लाख साल पहले 15,000 साल पहले 15,000 साल पहले वहाँ कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी। वेस्ट एशिया में कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी और स्पेशली यहाँ वीट और वार्ले के प्रूफ मिले हैं। और उसके बाद 5,000 के साल के आसपास में वहाँ पोएट्री या कह सकते हैं मिट्टी के बर्तनों के भी प्रूफ मिलने लगे हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर स्पेशली इंडिया की, तो इंडिया में पोएट्री के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तनों का साज करीब 5,000 साल पहले के आसपास मिला है। उसके बाद यह मिट्टी के बर्तन के मिलने के अवशेष के बाद भारत में, इंडिया में लिवलीहुड या कह सकते हो कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनके बीच में बस्ती बनने का एक बेटर सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हो गया था। वो लोग कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिए थे, वो लोग सेटल होना स्टार्ट कर दिए थे। इसके पहले के पीरियड काल में ये हमारे जो एंसेस्टर थे वो एक सेटल लाइफ नहीं जीते थे, बल्कि वो एक आदि मानव की ज़िंदगी जीते थे। लेकिन 5,000 साल पहले के हमारे जो साक्ष्य मिले वो यह बताते हैं कि हमारी जो बस्तियां थी, हमारे जो एशियन सिविलाइजेशन थे, वो करीब 5,000 साल पहले उनमें विकास हो गया था। नियोलिथिक पीरियड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बोला जा रहा है कि जो हमारा जो नियोलिथिक पीरियड था, पहले तो हमने देखा कि पूरे विश्व में नियोलिथिक एज कैसे डेवलप हुआ, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हुए थे नियोलिथिक एज में। अब बात करते हैं कि नियोलिथिक एज में इंडिया में क्या हुआ था। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी फाइंड द रीजनल वेरिएशन इन द इनिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ। बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर लाइफ थी, यानी कि कह सकते हो कि वह लाइफ जिसमें खेती के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे, एग्रीकल्चर लाइफ थी, हमारे यहाँ के वे लोग जो खेती करना शुरू कर दिए थे, इनमें काफ़ी वेरिएशन मिला है। वेरिएशन ऐसे मिला है कि कहीं पर किसी दूसरे वस्तु की खेती की जाती थी और कहीं पर किसी दूसरे फसल की खेती की जाती थी। हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा धीरे धीरे। इन द नॉर्थ वेस्ट साइड, अगर हम नॉर्थ वेस्ट साइड की बात करते हैं तो एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो जगह है वो बोलन रिवर में स्थित है और जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। बोल रहा है कि इंडिया के साइट में ये सबसे पहला नियोलिथिक एज का एक साक्ष्य है मेहरगढ़। ये कह सकते हो कि नियोलिथिक एज के सबसे पुराने साक्ष्यों में हमें सबसे पहला जगह हमें मेहरगढ़ मिला है। मेहरगढ़ जो नियोलिथिक एज से संबंधित है। इट वॉज ऑल्सो द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर विलेज डेटिंग बैक टू अबाउट द 7,000 BC। बोल रहा है मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। करीब 7,000 वर्ष पहले अगर बात करते हैं तो मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। और यह इस बात का सबूत देती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7,000 वर्ष पहले कृषि की जाती थी और वो कृषि मेहरगढ़ के हिस्से में बोलन नदी के आसपास में होती थी। अब यहाँ से एग्जाम में हो सके पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ में किस चीज़ के नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। नियोलिथिक एज में किस चीज़ का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है और क्यों यहाँ के एरिया को एग्रीकल्चर विलेज कहा गया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से वीट और बार्ले, गेहूँ और जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले थे।
कि वीट और बार्ले के साथ यहाँ मिले हैं, जिस कारण से कहा गया है कि मेहरगढ़ के लोग खेती करना जानते थे। इसके साथ साथ इट्स पीपल बिल्ड द हैंड मेड सन ड्राइड ब्रिक्स हाउस एंड ग्रेनीज, मतलब वहाँ के लोग जो अपना घर बनाते थे वो हाथ से सुखाए गए मिट्टी के ईंटों के द्वारा बनाते थे। मिट्टी के ईंटों को बना करके उन्हें धूप में सुखाया जाता था और उनसे वो अपना घर या अन्नागार बनाते थे। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी के अन्नागार कहाँ मिले हैं, जो हाथों से वो जिनकी ईंटें बनाई जाती थी, तो वो हो गया मेहरगढ़ में मिले हैं। ब्यूरिड देयर डेड एंड द ग्रेव्स, यहाँ पे मकबरे भी मिले हैं, यानी कि दाह संस्कार की पद्धति भी यहाँ अपनाई जाती थी, जिसमें ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था। एंड मेड द वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट फ्रॉम द सेमी प्रेसियस स्टोन सच एज लैपजा, लाजुली एंड कार्नेलिया एंड ऑल्सो सेल्स कह सकते हैं, शंखों के द्वारा या फिर जो प्रीसियस मेटल होते हैं उनके ऑर्नामेंट भी बनाए गए हैं। वैसे ऑर्नामेंट को लेप्जा, लाजुली, कार्नेलिया और सेल्स भी कहा जाता था, जो एक विभिन्न प्रकार एक स्पेसिफिक प्रकार के पत्थरों को उकेर करके तराश करके उन्हें अच्छे आभूषण में उसे परिवर्तित कर दिया जाता था, और इस सब के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। द कल्टिवेटेड वीट एंड बार्ले, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पर वीट और बार्ले के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ राइज्ड सीप, गॉट एंड इंडियन कैटल्स, वहाँ सीप के, भेड़ और बकरियों के भी प्रमाण मिले हैं, जो इंडियन कैटल्स यानी कि वहाँ, अब इसलिए हम कह सकते हैं कि मेहरगढ़ में जो लोग हुआ करते थे वो जानवरों से अच्छी तरह परिचित थे और कुछ विशेष जानवरों को वो अपने साथ पाल करके भी रखते थे। यहाँ दिया गया द जेबू हम्प्ड बुल, यानी कि एक कुबड़ वाले बैल का भी वहाँ प्रमाण मिला है, और यह इस बात का सबूत होता है कि मेहरगढ़ के लोग जब खेती करते होंगे तो खेती करने के क्रम में, खेतों की जुताई के क्रम में वो इन बैलों का प्रयोग भी करते होंगे। They were also the first to make the copper object, thus entering the Metal Age and becoming the popular known as the Chalcolithic peoples। बोल रहा है इतना ही नहीं, मेहरगढ़ के आसपास में वहाँ पे अन्य खोजों से में आर्कोलॉजिकल सोर्स से जब हमने अच्छी तरह से वहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट थे वहाँ पर अच्छी तरह से उसकी देखरेख की, उसकी जांच पड़ताल की, तो वहाँ पर कॉपर के बने हथियार भी मिले, कॉपर के बने ऑब्जेक्ट भी मिले, वस्तुएं भी मिलनी शुरू हो गई, और यह इस बात का सबूत हो गया कि हमारे जो नियोलिथिक जो एज थी वो धीरे धीरे अब एक नए एज में परिवर्तित हो गई और बिकम अ चैल्कोलिथिक पीपुल्स, और वो लोग जो पहले हम जिन्हें स्टोन एज कहते थे अब वो चैल्कोलिथिक पीरियड में चले गए, यानी कि अब वो मेटेलिक पीरियड में चले गए थे। और यह बात करीब 4000 ईसा के जन्म के पहले 4000 वर्ष पहले की बात है। कहा जा सकता हो कि अभी से 4000 वर्ष पहले के जो एज थे वो नियोलिथिक एज था, लेकिन धीरे धीरे ये अब मेटेलिक एज में परिवर्तित हो गया। और यह सबसे पहले जो धातु की खोज की गई थी वह थी कॉपर धातु की खोज सबसे पहले की गई थी। दिस लीड द बेस फॉर द ब्रोंज एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन अराउंड द 3500 BC। ये जो कॉपर की खोज की गई मेहरगढ़ के आसपास में, या फिर कह सकते हो कि कॉपर की खोज शुरू हो गई थी, धातुओं के जो प्रमाण मिलने लगे थे, कॉपर के प्रमाण मिलने लगे थे, तो यह एक फाउंडेशन हो सकता था, लीड हो सकता था, यानी कि बेसिक हो सकती थी अगले स्टेज यानी कि ब्रॉन्ज एज की। और इस ब्रॉन्ज एज को हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो करीब 3500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब ये जो हम लोगों ने देखा था कि कैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के जो पाषाण काल हुए थे, उसके बाद हमारी जो संस्कृति थी वो मेटेलिक एज में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद चैल्कोलिथिक के बाद हम लोगों ने ब्रोंज एज में हम लोग अब धीरे धीरे चले आए थे। पहले अलग अलग पत्थरों का प्रयोग करके हम हथियार बनाना सीखे, बाद में हम लोगों ने मेटल से हथियार बनाना सीखा, और ब्रोंज बनाने के लिए भी हम लोगों ने सीख लिया। तो ब्रोंज बनाने के लिए यानी कि हमें टीन का भी इस्तेमाल करना सीख लिया था। ब्रोंज के साथ साथ टीन का भी साक्ष्य उन्हें मिल गया होगा। इसी कारण से हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो करीब करीब 3500 साल पहले
ब्रोंज एज कहलाने लगे या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहलाने लगी, अपने ज़माने की सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहलाने लगी करीब 3500 साल पहले, क्योंकि इन्होंने ब्रोंज का इस्तेमाल करना सीख लिया था। करीब 2500 साल पहले की बात अगर करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ऑक्युपाइड बाय द नियोलिथिक एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। बोल रहा है अब जो हमारे जो नियोलिथिक एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ थी, जो नवपाषाण काल के जो समुदाय बन रहे थे, जो ग्रुप बन रहे थे, वो धीरे धीरे अब क्या करने लगे, कैटल्स को पालने लगे, जानवरों को अपने साथ पालने लगे, गॉट हेडरिंग करने लगे, और साथ ही साथ कल्टीवेशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से खाने युक्त वाले कुछ अनाज, मिलेट्स और पल्स की भी इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। और यह इस प्रूफ था कि हमारे जो नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ थी, जो पाषाण काल की जो लाइफ थी, वो अब धीरे धीरे मेटेलिक एज में चैल्कोलिथिक कल्चर में बदल चुकी थी। और ऐसा नहीं कि ये पूरे इंडिया में ऐसा हुआ है, बल्कि देश के विभिन्न अलग अलग कुछ कुछ कोनों में ही ऐसा हुआ था। पूरे इंडिया में नहीं हुआ था, बल्कि देश के कुछ स्पेसिफिक कोनों में या स्पेसिफिक जगह पर ही हमें एक पार्टिकुलर पीरियड टाइम में मेटल की खोज की गई या फिर जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसलिए कहा गया कि देश के कुछ हिस्सों में नियोलिथिक एज से परिवर्तित होकर चैल्कोलिथिक एज में या फिर मेटेलिक एज में वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए थे।